वाद से संबंधित आपके सामने दूसरा वीडियो है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं की दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संघीय व्यवस्था कैसे देखिए कार्य कर रही है, दो भागों में है, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, फिर तीसरा जो स्तर बांटा गया है वो स्थानीय स्वशासन है। तो भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, नगरीय निकाय को भी बांटा गया, फिर उधर पंचायती राज को। तो देखते हैं, एक एक को डिफाइन करते हैं कैसे क्या है। तो भारत में संघीय व्यवस्था जो शासन व्यवस्था है उसे पहले देखते हैं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था स्थापित है क्योंकि इस शासन की शक्तियों को दो या दो से अधिक स्तरों में विभाजित किया गया है और वह अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जब आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो शक्तियां केंद्र में समाहित हो जाती हैं, जिसके कारण केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए अनेक राजनीतिक जो विज्ञान है उसके जानकार लोगों ने ये माना है कि भारत में अर्ध संघीय शासन व्यवस्था है। देखते हैं क्या है केंद्र सरकार। एक ऐसी सरकार जिसका कार्य राष्ट्रीय स्तर पर होता है, अर्थात वह पूरे देश का प्रशासन देखती है, साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था एवं विदेश नीति भी देखती है। क्या है राज्य सरकार? एक ऐसी सरकार जिसका क्षेत्र एक देश के अंतर्गत छोटे भूभाग पर होता है, उसे छोटे भूभाग पर प्रशासन का निर्णय बाकी सरकार के द्वारा लिया जाता है, जो वहाँ की सरकार होती है, जिसे हम सामान्य रूप से राज्य सरकार कहते हैं। अब बात आती है स्थानीय शासन या स्वशासन की। क्या है ये? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है, लगातार आया है कई बार और आने वाले पेपरों में भी लगातार आ सकता है, तो इसे ध्यान से देखिए। स्थानीय सरकार जो होती है ना, सरकार का एक ऐसा रूप है जो किसी क्षेत्र या समुदाय के स्थानीय स्तर पर कार्य करता है या आमतौर पर राज्य या राष्ट्रीय सरकार के अधीन होता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने, सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थानीय निकाय जैसे भारत देश में ग्राम पंचायतें हैं, नगर निगम है, जिला परिषदें हैं इत्यादि। तो स्थानीय स्वशासन को मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। देखा जाए तो शहरी स्थानीय स्वशासन, जिसे नगरीय स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिकाएँ, नगर परिषदें होती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषदें होती हैं। ये लोग आपस में मैनेज करते हैं, ग्राम को डेवलपमेंट करते हैं और नगरीय जो शासन व्यवस्था नगर को देखते हैं। आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है, तो हमें पता चलेगा कि शहरी जो स्वशासन व्यवस्था है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नगरीय शासन व्यवस्था या नगरीय स्थानीय स्वशासन व्यवस्था भी कहते हैं। ये प्रारंभ में इसकी आवश्यकता ऐसी नहीं थी, लेकिन जब धीरे धीरे जनसंख्याएं बढ़ने लगी तो ऐसे समय में नगरों को विकसित करने का कार्य भी किया जाने लगा। तो देखते हैं कैसे कार्य करती हैं। तो शहरी स्थानीय स्वशासन को देखेंगे तो हमें जब कभी भी डिस्क्राइब में लिखना हो, मेंस में जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में, तो हमें दोनों को लिखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, शहरी को अलग करके और ग्रामीण को अलग करके। जब कभी शहरी स्पेशली पूछे तब शहरी लिखो, जब ग्रामीण पूछे तो ग्रामीण, जब पूछता स्थानीय स्वशासन का वर्णन कीजिए, दोनों का वर्णन करना पड़ता है। तो भारतीय संविधान में अनुसूची 12 भाग 9 का और अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक नगर पालिकाओं से संबंधित है, जो लगभग 18 सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं, विषय आते हैं। भारतीय संविधान में नगर निगम का वर्णन 74 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया, जो 1993 में लागू हुआ। इसके जो 3 स्तर बताए गए, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। तो नगर निगम बड़े शहरों में स्थापित हैं या सबसे बड़ी शहरी स्थानीय निकाय होते हैं। नगर पालिका मध्यम आकार के होते हैं, नगर पंचायतें छोटे आकार की होती हैं। अब नगर पालिकाओं का गठन देखते हैं।
74वें संविधान संशोधन नगर पालिकाओं के गठन, संरचना, चुनाव, शक्ति और कार्यों से संबंधित प्रावधान प्रदान करता है। शहरी स्थानीय निकाय, यह संशोधन शहरी क्षेत्रों के स्वशासन की संस्थाओं के रूप में नगर पालिकाओं को मान्यता भी देता है, जो शहरों के विकास और प्रशासन के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। इनकी संरचना कैसे होती है? नगर पालिकाएं निर्वाचित सदस्यों और कुछ मामलों में मनोनीत सदस्यों से मिलकर बनती हैं और उनका नेतृत्व महापौर या अध्यक्ष करता है। मतलब जो इनका मुखिया होता है उन्हें महापौर के रूप में हम जानते हैं। शक्तियां और कार्य भी अगर हम देखें तो नगर पालिकाओं के विभिन्न प्रकार के कार्य भी सौंपे गए हैं, जिसमें शामिल किया गया है, पॉइंट में देखेंगे तो शहरी नियोजन और विकास। शहरों का नियोजन कितने में होगा, क्या क्या करना है, उसका डेवलपमेंट कैसे करना है, इन सब का निर्णय जो होता है ना, वो नगर पालिका जो स्थानीय सरकार होती है नगर पालिकाओं की, वो लोग इसका डिसीज़न लेते हैं। देखिए चुनाव इनका जो होता है वो राज्य सरकार द्वारा, जो राज्य सरकार का चुनाव आयोग होता है उसके द्वारा अधिसूचित होता है। कब होगा, कैसे होगा, क्या करना है, कौन लड़ेगा, इन सब का जो निर्णय होता है वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं उनके द्वारा, और चुनाव की जो अधिसूचना होती है और राज्य सरकार के जो चुनाव आयोग होता है राज्य सरकार का, वो लोग इसकी डेट का डिसीज़न भी देते हैं। मतलब अगर पूछा जाए नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है तो हमारा उत्तर क्या होता है कि नगर पालिका का चुनाव कराने की जो अथॉरिटी है राज्य चुनाव आयोग करवाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जल आपूर्ति और स्वच्छता। आप जानते ही हैं, सड़क और प्रकाश व्यवस्था है, ठोस कचरा प्रबंधन की, कचरा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, उन सब की व्यवस्था नगर पालिका करती है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण भी होता है। आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं भी नगर पालिका या स्थानीय स्वशासन द्वारा जारी किया जाता है, जो नगरीय या शहरी स्वशासन होते हैं। वित्तीय प्रावधान की बात अगर करते हैं तो संविधान नगर पालिकाओं को कर लगाने और शुल्क लगाने का अधिकार देता है और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग का भी प्रावधान किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनके जो राज्य का वित्त आयोग होता है उस वित्त आयोग के अधीन इनके भी डिवाइडेशंस, पैसे कितने नगर पालिका में भेजने हैं, कहाँ भेजने हैं, जो राज्यों का बजट होता है उसमें रखा जाता है। तो राज्य का जो वित्त आयोग है उसके द्वारा निर्धारित करते हैं। फिलहाल इनको टैक्स लगाने का भी पावर है। आगे देखते हैं जो स्थानीय स्वशासन का दूसरा स्वरूप है गाँव का। तो गाँव का प्रशासन अगर देखना है तो पंचायती राज क्या है, पंचायती राज शासन क्या है, इसके कार्य का वर्णन भी होता है। तो इसका वर्णन देखिए, उसका वर्णन था अनुसूची 12 में। नगरीय का इसका वर्णन जो पंचायती है ना, इसका वर्णन अनुसूची 11 में है। तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। पी से वो स्टार्ट था नगरीय और ओ तक ये है, कौन है, पंचायती राज्य है। इसमें लगभग 29 सब्जेक्ट्स आते हैं, आगे भी देखेंगे। पंचायती राज, जिसे पंचायती शासन भी कहा जाता है, भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। यह प्रणाली ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत नामक 3 स्तरों में विभाजित है, जो सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा क्या होती है, संचालित होती है। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को मजबूत करना और स्थानीय स्वशासन के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। यह प्रणाली भारतीय संविधान के 73वें जो नगरीय था वो 74 था, ओके, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा स्थापित की गई, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। 24 अप्रैल 1993 से यह क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, लागू हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना, पंचायती राज व्यवस्था की जब बात आती है तो इसका वर्णन अनुसूची 11 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। और भाग कौन सा संविधान का, तो आप जानते हैं भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखो पंचायती राज के जो 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत अभी बताया गया, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत की बात करें तो यह सबसे निचले स्तर का है, जो एक गांव या गांव के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। ग्राम पंचायत का चुनाव सीधे गांव के मतदाताओं द्वारा होता है। ग्राम पंचायत प्रमुख बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है। दूसरा स्तर है जो क्षेत्र पंचायत, यह मध्यवर्ती स्तर भी कहा जाता है, जो एक ब्लॉक या तहसील का प्रतिनिधित्व करता है।
क्षेत्र पंचायत के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा क्या होते हैं, चुने जाते हैं। ध्यान रखना इस बात को। जिला पंचायत तीसरा जो स्तर है, जो सर्वोच्च स्तर है एक ज़िले में, जो एक ज़िले का प्रतिनिधित्व करता है। जिला पंचायत के सदस्य क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। मतलब क्षेत्र पंचायत का जो चुनाव होता है वो ग्राम पंचायत करते हैं, ग्राम पंचायत जो चुनता, क्षेत्र पंचायत जो चुनता है वो जिला पंचायत को चुनता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायती राज के जो 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ओके, अब देखते हैं पंचायती राज के महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को लागू करने में मदद करना, वेरी गुड। स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों को शामिल करना, लोकतंत्र को मजबूत करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। अगला देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली भारत में ग्रामीण विकास और लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण समुदायों को उनके विकास के फैसलों में आवाज़ मिले और वे अपनी समस्याओं का हल करने में सक्रिय भूमिका निभा सकें। देखिए पॉइंट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आजकल के आप जानते ही हैं कि जब लोग बन जाते हैं तो कैसे इन कार्यों को भूल जाते हैं। जब भी कोई डिसीजंस हो गांव में तो ग्राम प्रधान लोगों से मिलकर जुलकर इस कार्य को करता है, तो इससे क्या होता है कि आपसी वैपनिष्ठता नहीं होती है और गांव का विकास अच्छे से होता है। लेकिन स्थितियां कुछ विपरीत हो जाती हैं कभी कभी, और ये सब कार्य ना लागू होने से, इस तरह की प्रवृत्ति ना होने से गांव का विकास अवरुद्ध होने लगता है। इसीलिए जब भी कभी इस तरह के मौका मिले तो आप एक स्वभाव आपस में लोगों को मिला करके इस कार्य को अगर करते हैं तो ठीक रहेगा। अगला देखते हैं, पॉइंट आउट में कुछ क्वेश्चंस को किया गया है। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कौन है, जनक कौन माना गया है? तो लॉर्ड रिपन को माना गया। ध्यान रखिएगा, सन 1880 ईस्वी से 1884 ईस्वी तक भारत का जो वायसराय था उसका नाम लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। कब शुरू किया था? तो 1882 में। आगे देखते हैं, कुछ शार्ट आउट मैंने बताया कि जो अभी तक पढ़ा हमने सो शार्ट आउट क्वेश्चंस है। सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो आप जानते हैं 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर के राजस्थान में जो पड़ता है वहाँ पर पंचायती राज लागू किया गया था, लेकिन तब वह संवैधानिक स्थिति में नहीं था। इसके पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट किए थे। फिलहाल पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां बनी हैं। बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय प्रणाली भारत में लागू है, इन्हीं के आधार पर लागू है, इसी समिति के आधार पर। अशोक मेहता समिति, जीवी राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, संथानम समिति, सादिक अली समिति, ये पंचायती राज से संबंधित है। आप जानते हैं सरपंच प्रधान बनने की आयु न्यूनतम 21 वर्ष है, मैंने आगे पीछे भी बताया था आपको। आगे देखते हैं, भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम व्यवस्था लागू हुई राजस्थान के नागौर जिले, अभी हम लोगों ने देखा, और जवाहरलाल नेहरू ने इस व्यवस्था का उद्घाटन किया था। ग्राम शब्द का संविधान में उल्लेख मिलता अनुच्छेद 40 में। पंचायती राज व्यवस्था का जनक, जैसा कि पीछे बताया गया, भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन। पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक कब बनी? तो 1992 73वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायती राज का दूसरा नाम ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का जनक बलवंत राय मेहता, जो अभी मैंने पीछे बताया आपको। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, जो आजकल भारत में प्रमुख राज्यों में लागू है। पंचायती राज का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से? आप जानते हैं भाग 9 से है। पंचायती राज का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से? अभी पीछे बताया गया 243 से 243 ओ तक है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? पॉइंट वाइज नोटेड है, 29 विषय। पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक बनने के बाद भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? संवैधानिक बनने के बाद तो मध्य प्रदेश राज्य में लागू हुई, ये आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज का संबंध भारतीय संविधान की किस अनुसूची से है? तो हमारा संबंध होता है कि 11वीं अनुसूची से है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे पंचायती राज दिवस भी हम मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, आप जानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं को आरक्षण 33% है, अर्थात 1/3 है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
अभी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में, विधान परिषद में नहीं मिला है ये आरक्षण महिलाओं को। वैसे 106 नंबर संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया जा रहा है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है। शहरी नगरीय व्यवस्था संवैधानिक बनी 1992 भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा। नगरीय व्यवस्था का दूसरा नाम शहरी स्थानीय स्वशासन है। शार्ट आउट है जो मैंने पीछे देखा अभी हम लोगों ने। नगरीय व्यवस्था का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? भाग 9 का से है। हम लोग रिवाइज एक प्रकार से कर रहे हैं। नगरीय व्यवस्था का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो 243 से 243 जी तक है। शहरी व्यवस्था के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? 18 आते हैं। और पंचायत के में कितने? 29, याद रखना, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण हैं। और आगे देखते हैं तो ग्रामीण स्वशासन में वर्तमान उत्तर प्रदेश में जिला अगर देखते हैं तो 75 है। क्षेत्र पंचायत की जो संख्या 826 है। ग्राम पंचायत लगभग आप देखेंगे तो 57,691 है। नगर निगम देखेंगे तो 17 हैं। और नगर पालिका अगर देखेंगे तो 200, नगर पंचायत देखेंगे तो 545 हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से याद करना, लिखना है और जानना है कि क्या कुछ छूट रहा है। अगर छूट रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको पूरा बताया जाएगा, कोई डाउटनेस नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप आगे बढ़ें। संघात्मक शासन व्यवस्था, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया कई बार। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले हम 6 देश के नाम दे रहे हैं, आपको याद कर लीजिएगा। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक है। एकात्मक शासन वाले व्यवस्था वाले जो 5 देश आपके सामने मैं दे रहा हूँ, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, श्रीलंका, जापान। वैसे संघात्मक के अंतर्गत बेल्जियम भी आता है, ध्यान रखना। श्रीलंका एकात्मक और संघात्मक में बेल्जियम आता है, तो इन सबको अच्छे से देखना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत पूछा गया और आता भी है, आखिर ऐसा कुछ क्या मिला? क्या कुछ ऐसा लगता है कि 1992 के पहले कैसा रहा होगा स्थानीय स्वशासन, या 1993 में जो लागू हुआ, लॉन्च हुआ, तो क्या कुछ परिवर्तन हुए? जी हाँ, परिवर्तन हुए हैं। 1992 के पहले था कि स्थानीय सरकारें राज्य सरकारों को सीधे नियंत्रण में थीं। चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे, राज्य सरकारें चुनाव को नियंत्रित करती थीं। 1992 के बाद क्या हुआ? स्थानीय सरकारों को कुछ शक्तियाँ दी गई, चुनाव नियमित होने लगे और एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग चुनाव के लिए जिम्मेदार बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1992 के पहले स्थानीय निकायों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों को सीटें आरक्षित नहीं थीं। दूसरा पॉइंट है ये। लेकिन 1992 के बाद इन लोगों को 33% सीटें लगभग आरक्षित कर दी गई। 1992 के संविधान संशोधन ने स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी और समानता सुनिश्चित भी की। आपको याद रखना होगा इस चीज़ को, बहुत इम्पोर्टेंट है। विकेंद्रीयकरण का स्वरूप जो भारत देश में दिखाई देता है ना, वो विकेंद्रीकरण का स्वरूप हम स्थानीय स्वशासन से ही देखते हैं। बात आती है 7वीं अनुसूची में वर्णित विषय। संविधान में वर्णित ऐसे विषय कानून जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। विदेश मामले हैं, बैंकिंग, रेलवे, डाक विभाग, परमाणु ऊर्जा, संचार, मुद्रा, ये ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची, ऐसे विषय सूची को संविधान में वर्णित ऐसे जो विषय हैं जिस पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ऐसे विषय सूची को राज्य सूची कहते हैं। इसमें कुल 61 विषय हैं। पूर्व में 66 विषय थे। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 सूची निकालकर, विषय निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। तो सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, कृषि, सिंचाई बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। स्थानीय सरकार, पशुपालन बहुत पूछा जाता है, भू राजस्व, मत्स्य पालन बहुत पूछा जाता है, जैसे विषय शामिल हैं। तो ये जो 66 विषय थे, इनको 5 निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो ये जो राज्य सूची के अंतर्गत विषय आते हैं ना, इनको राज्य सरकार ही कानून बनाती नहीं। कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं, जैसे अनुच्छेद 249 है, उनको देखा जाए तो पता चलता है केंद्र सरकार उससे निर्माण करने के लिए कारगर होती है। ठीक है, केंद्र सरकार के लिए वो अधिकार दे दिए जाते हैं। आगे देखते हैं समवर्ती सूची। संविधान में वर्णित ऐसे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार
केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को है, लेकिन अगर कानून बनाते समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कानूनी मान्य होता है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 52 विषय आते हैं। पूर्व में 47 विषय थे। 1976 में 42वां, मैंने पीछे बताया, संविधान संशोधन में 5 विषय जोड़ दिए गए। इसके उदाहरण अगर देखे जाए समवर्ती सूची में कौन आता है? शिक्षा आता है, बहुत पूछा गया, ध्यान रखना। विवाह और तलाक, दिवालियापन, दिवाला, वन्य जीव और पक्षी संरक्षण, आर्थिक और सामाजिक योजनाएं जैसे विषय इसमें शामिल हैं, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो शिक्षा को बहुत पूछा गया किस विषय के अंतर्गत आता है, ठीक है। बैंकिंग उधर पूछा जाता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत है। रेलवे है, मुद्रा है, तो केंद्र सरकार में आता है ना, संघ सूची में। राज्य में बहुत पूछा गया, पंचायती राज जो पढ़ रहे हैं आप, स्थानीय स्वशासन जो भी पढ़ा आपने, वो जो पढ़ा ना, ये भी आपका राज्य सूची में आता है, पंचायती राज। तो ऐसे समवर्ती सूची है, तो कुछ सब्जेक्ट्स को डिवाइडेशन किया गया है, सबको अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को दे दिया गया है, जिससे कोई तानाशाह ना बन पाए। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन वह विशेष परिस्थितियाँ हैं। फिलहाल अगर इन तीनों सब्जेक्ट्स में कोई ऐसी चीज़ें हैं, कानून बनाना आवश्यक है, तब उस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से लिया गया है और संघ सूची, राज सूची नहीं, केंद्र सरकार के पास होती है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।